Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3, फैक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिट्स। इसके दो की पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किए हैं। अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिट। एटॉमिक ऑर्बिट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या इफ़ेक्ट है और मैकेनिज़्म फॉर डायमैग्नेट। पैरामैग्नेट का हमने मैकेनिज़्म देखा था, उसकी टर्मिनोलॉजी, इसका फिनोमेना किस तरह का होता है वो देखा था। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो किस तरह डील करनी हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ समझाना चाहूँगा। बहुत मज़े का टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये। बहुत मैंने इसको थोड़ा सा ना टेक्निकली इसको समझाने की कोशिश करनी है, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा। तो ये मैंने एक बार ये बतानी थी कि इन जो मैं लेक्चर्स आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, इनके नोट्स आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मिल सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में ऐड होकर वहाँ से आपको इसके रेगुलर नोट्स भी मिल सकते हैं प्रिपेयर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अब हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट किसी भी अब ये है मेरे पास ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखें। अब हमारी यूनिवर्स है, ठीक। अब हमारी एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर हमारा एक सन है, उसके डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं जिसको हम जिसके अराउंड डिफरेंट जो है प्लैनेट्स वो मूव करते हैं। सैटर्न, जुपिटर, प्लूटो, मरकरी, अर्थ और इस तरह के डिफरेंट जो हैं अपनी अपनी जो ऑर्बिट्स हैं उनमें मूव करते हैं। अब ये है सन। अब ये सन है, सन के यहाँ पे अर्थ मूव करती है, ठीक है। अब सन के अराउंड यहाँ पे जो अर्थ है वो मूव करती है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू एक रफली आइडिया ये है कि जो अर्थ है ना, अर्थ 1000 माइल्स पर आवर स्पीड से मूव करती है। 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव करती है, जो कि 400 मीटर पर सेकंड बनता है, 460 मीटर पर सेकंड बनता है। यानी कि एक सेकंड में, अब अंदाज़ा लगा लें, एक सेकंड में 460 मीटर इतनी स्पीड से अर्थ घूमती है। और हमें ज़रा भी इसका अंदाज़ा होता ही नहीं है कि हमारी जो अर्थ है इतनी स्पीड से घूम रही है। तो अब थोड़ा सा मूव ऑन होते हैं दूसरे साइड पे। अब लोकली यहाँ से जो वायर्स गुजर रही होती हैं हमारे घरों के सामने से, इनमें से स्टेडी करंट जो है वो पास हो रहा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अब वो कितनी स्पीड से घूम रहे होंगे, अब गैस कर लें कि कितनी ज़्यादा उनकी स्पीड हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो जितनी भी खैर स्पीड हो, अब वो किसी ना किसी स्पीड के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था कि अब कोई भी करंट कैरिंग लूप है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी सरफेस है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, कुछ भी वो हो सकता है। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करता है एक मैग्नेटिक डाइपोल को, ठीक है। एक मैग्नेटिक डाइपोल एक इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक डाइपोल वहाँ पे पैदा कर देता है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो अब यहाँ पे है अर्थ पे। अब अर्थ जो इतनी स्पीड से 1000 माइल्स पर आवर स्पीड से मूव कर रही है,
तो जहन में सवाल होना चाहिए ना कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पैदा हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो है, फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो वहाँ पे यानी कि हिडन है अभी तक, जो जिनसे अभी तक हम अवेयर नहीं हुए, हम अभी तक अनअवेयर हैं। ऐसे बहुत सारे राज हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ हमने इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आके अपनी इस टॉपिक के साथ रिलेट करके देखा। ये मैंने एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है उसका इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी कायनात है, या हम कह सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स है, इसके अंदर जो हमारी अर्थ है, तो अर्थ एटम से मिलकर बनी है। यानी कि हर जगह पे एनीवेयर एनीथिंग एनीवेयर एनीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, एटम के साथ मिलकर बनी है। और एटम का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊँ तो वैसे ऑलमोस्ट सभी एटम के स्ट्रक्चर से फेमिलियर होंगे। तो इस तरह का एक एटम होता है, ये इस तरह का एटम होता है। अब हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अराउंड कुछ शेल्स होते हैं। बिल्कुल ये देखें, अब बिल्कुल सेम वही शेप बन गई ना, जिस तरह एक सन है, सन के अराउंड शेल्स हैं और ऑर्बिट्स हैं, और उन ऑर्बिट्स के अंदर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। इसी तरह एक एटम होता है, ये किसी भी एलिमेंट का एटम हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है। अब उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं डेफिनेटली। अब बिल्कुल वही मैं आपको फिनोमेना समझाने की कोशिश करने लगा हूँ कि इन एटम के मूव करते हुए वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होना चाहिए, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, उन्हें करंट पैदा करना चाहिए, और करंट के होते हुए वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है तो उसका क्या असर होता है इस पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिट पे। हमने एटम की बात की है ना, एटम के अंदर ऑर्बिट्स, और यहाँ पे आ गया एटॉमिक ऑर्बिट्स। अब एटॉमिक ऑर्बिट्स पे यानी कि इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो उसका क्या असर होगा, और मैग्नेटिज्म में ये किस तरह वर्क करता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या टर्मिनोलॉजी है इसकी। तो अब देखते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली स्पिन, ये जो वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि अर्थ जो है सिर्फ सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, मूव नहीं करती, घूमती नहीं है वो, बल्कि अपने एक ऑर्बिट के अंदर, अपने ही मदार के अंदर जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पे भी घूमती है, स्पिन भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। यानी कि एट अ टाइम दो तरह की वो मोशन कर रही होती है। ये सूर्य के गिर्द भी घूम रही होती है और अपने ऑर्बिट्स में भी घूम रही है। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मूव भी करते हैं और वहाँ पे स्पिन भी करते हैं। तो अब वो स्पिन करते हैं तो डेफिनेटली उनका कोई टाइम पीरियड होना चाहिए। तो अब टाइम पीरियड वहाँ पे क्या है, तो टाइम पीरियड देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी, मैंने शॉर्ट सी यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स को नोट किया है। जो थ्योरी है वो आप चैप्टर में से, बुक में से पढ़ सकते हैं, स्लाइड में से, तो वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है। ज़्यादा मैंने यहाँ पे सिर्फ कंसर्न किया है कि आपको मैं सिर्फ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवा सकूँ जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर सिंप्लिसिटी जो टाइम पीरियड है, टेक्निकली दिस ऑर्बिटल मोशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टेडी करंट। अब ये जो ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है अंडरस्टैंड करने की। अब ये मैंने ड्रा कर लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर
अब इसके अंदर आ गया न्यूक्लियस, इसके अंदर ये आ गया ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इन मोशन है, मूव कर रहा है। अब ये मूव करते हुए करंट पैदा करेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और करंट का फार्मूला क्या होता है, ये I = -Q/T। ये Q क्या है, ये चार्ज है। ये माइनस क्या है, ये मैं अभी बताता हूँ। अब I की करंट का फार्मूला है I = -Q/T। -Q/T ये उसका फार्मूला है करंट का। तो क्योंकि हमारा कंसर्न है इसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, ये है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा कंसर्न है, तो डेट्स वाई यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नेगेटिव साइन। I = -E/T, यानी ये चार्ज है ना, चार्ज कौन सा है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का है और इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस साइन रहता है, तो ये वही चीज़ आ गई। चलें अब चलते हैं टाइम पीरियड की तरफ। अब टाइम पीरियड की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड, किस चीज़ का टाइम पीरियड, किस चीज़ का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड के ये ऑर्बिट में 1 सेकंड में ये कितनी बार घूमता है, यानी कि वही टाइम पीरियड आ गया कि भी एक चक्कर कितनी देर में लगाता है। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला 2πr/v। 2πr क्या है, और 2π क्या है, 2π वही, यानी कि जो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वहाँ पे 2π हमने उसका रेडियस लिया था ना, तो ये वही ऑर्बिट का रेडियस आ गया 2π, और 2π उसकी वैल्यू है। ये r आ गया, v जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव ऑन है, वो वहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी आ गई और हमने करंट को देख लिया। तो चले, अच्छा अब ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। मैंने थोड़े से शॉर्ट स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं उनको ना अब एक्सप्लेन करता हूँ। I = -EV/2πr। अब यहाँ पे ये कैसे आ गया, I = -EV। अब टाइम पीरियड का फार्मूला क्या देखा था ऊपर, टाइम = 2πr/v, और t है ना, और यहाँ पे क्या है, ये t। अगर मैं इस t को उठा के यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -EV/2πr, यानी कि मैंने टाइम पीरियड का फार्मूला उठा के करंट के अंदर, ये इस करंट के फार्मूला के अंदर पुट कर दिया। अब इसके अंदर मैंने पुट कर दिया, तो अब आगे देखते हैं कि आगे इसके क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक टर्म यूज़ करूँगा ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट की। ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट की मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कंसर्न करना मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो डेफिनेटली वहाँ पे चलें। तो अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट जो अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये जो ऑर्बिट है ना, इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसका फार्मूला है I/r²। ये I/r² इसका फार्मूला है ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का। तो अब मैंने क्या करना है, मेरे पास फार्मूला आ गया है करंट के I = -EV/2πr। ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं इस m के साथ। ये थोड़ा सा बोल्डेड m होता है, यानी कि मोटा m। तो अब मैं यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ फार्मूले को, ताकि ये आपको पता लगे कि ये वाली जो टर्म है ये किस तरह आई है, ये वाली टर्म। अब I = -EV/2πr, ये मेरे पास फार्मूला है। अब मैंने क्या करना है, अब ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या था, I/r²। m = अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे इसके इक्वल में रख दूँ, यहाँ पे इस जगह पे रख दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा πr² = EV/2πr²। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, सॉरी r², ये सिंपल आ रहा है,
तो ये पाई इस पाई के साथ कट जाएगा, ये आर इस आर के साथ कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर रह जाएगा, ठीक है। ये आई जो है वो इस आई के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला आएगा m इज इक्वल टू माइनस ई वी ओवर 2r एंड z जो है मैं बताता हूँ जी क्या है अभी। तो ठीक है, अब इसको आपने नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें, वैसे अगर इसको वैसे समझ आ गया तो दैट्स इनफ। तो अब m इज इक्वल टू, अब मैं 1/2 को बाहर ले लूँगा कॉमन, 1/2 ई वी मेरे पास आ जाएगा ई वी आर जेड। समझ आई क्या किया मैंने ये किया कि ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का फार्मूला लिया आई पाई आर स्क्वायर, उसको मैंने इस आई के, ये जो करंट का फार्मूला हमने आई इज इक्वल टू माइनस ई वी इसके इक्वल रख के जो चीज़ें करती थी काट दी, और फिर मैंने ये टर्म एक इंट्रोड्यूस करवा दी m इज इक्वल टू 1/2 जो कांस्टेंट था वो मैंने बाहर ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन है और ये v उसकी वेलोसिटी है, r उसका रेडियस है, रेडियस किसका है इस ऑर्बिट का, और ये z है कि ये z के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक हो गया, चलो इतनी से ये तो हो गया। अब आगे मूव करते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले मैं बता दूं कि जैसे हमने वहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में बात की थी कि टॉर्क के लिए फार्मूला होता है m क्रॉस बी जो फार्मूला होता है टॉर्क के लिए होता है, जो वही टॉर्क जो पैरामैग्नेटिज्म की वजह बनता है, जो पैरामैग्नेटिज्म जनरेट करता है, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म का जो होता है ना फिनोमेना वो अक्कर होता है। तो यहाँ भी अब बात थोड़ी सी यानी कि ट्रिकी है, थोड़ी सी समझने वाली है, तो यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पे देख लें कि मैंने जैसे ऊपर एक ड्रा किया था कि अब ऑर्बिट है, ऑर्बिट के में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो वो स्टैडी करंट इंड्यूस कर रहा है ना। तो जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि हर एक इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट करते हुए उसको वहाँ पे कुछ टार्क पैदा होता है, तो वो टार्क m क्रॉस बी वजह बनता है पैरामैग्नेटिज्म की। लेकिन वो तो पूरे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर था ना, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई था और हर एक एटम मिल के यहाँ पे अपना जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा था। लेकिन अगर हम सिंपली एक ऑब्जेक्ट के अंदर से एक एटम को उठा के देख लें, इस एटम को, और उस एटम के अंदर से किसी एक ऑर्बिट को उठा के देख लें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो वहाँ पे टार्क पैदा हो रहा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ बुक में इंग्लिश में लिखी हुई है, जो इन पैराग्राफ फॉर्म मैं जो आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे सारा ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप यहाँ पे भी कंसर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, इसकी वजह से जो टार्क पैदा हो रहा है, डेफिनेटली टार्क को पैरामैग्नेटिज्म का जो है वो फिनोमेना अकर करना चाहिए। लेकिन इसकी मोशन जो है, अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ये खुद ही मूव कर रहा है, यानी कि ये एक वो कहते हैं ना यूनिवर्सल फिनोमेना। अब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यूनिवर्सल फिनोमेना के अकॉर्डिंगली वो मूव करते हैं, तो ये यूनिवर्सल फिनोमेना के अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा करंट नहीं होगा, कोई इतने ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल नहीं पैदा होंगे, कोई इतना ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं कि देयर इज़ हाउएवर मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ऑर्बिटल मोशन। अब लेकिन हमने तो कह दिया कि भी m क्रॉस भी यहाँ पे टार्क पैदा हो रहा है, तो उसका कोई इतना मोर सिग्निफिकेंट असर नहीं है। जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कि भी अब
ज़मीन मूव तो कर रही है, लेकिन उसके अराउंड जो फोर्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म की यानी कि जो फोर्सेस वहाँ पे जो जाल बने हुए हैं उनको कोई इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसी तरह बिल्कुल सेम जो कुछ ऊपर हो रहा है वही कुछ नीचे हो रहा है, ठीक है। तो अब लेकिन इसका एक जो है वो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ऑर्बिटल मोशन में, वो ये कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो और डाउन होती है ना, वो डिपेंड करेगी ओरिएंटेशन ऑफ बी। ओरिएंटेशन ऑफ बी किस तरह, अब ओरिएंटेशन क्या आ गई, ये क्या चीज़ है, ये क्या बुला है, तो मैं अभी बताता हूँ। अब ओरिएंटेशन क्या होती है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि अब मुझे कह दिया जाए कि भी चलो, अब बता दिया कि भी चलने का बता दिया, ये नहीं बताया कि भी किस डायरेक्शन में चलना है। यहाँ मुझे कह दिया गया कि भी ये जो बुक है ये रख दो, कहाँ पे रखनी है कोई भी मुझे डायरेक्शन नहीं बताएगी, कोई मुझे स्पेसिफिक पॉइंट क्लियर नहीं किया गया कि भी इसको यहाँ पे रखना है, इसको कहाँ पे रखना है। तो यही ओरिएंटेशन है कि भी जो बी है हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे अगर मैं ये अपने एक्सेस ड्रा कर लूँ तो वाई जेड एंड एक्स, तो ये अब ओरिएंटेशन क्या होगी, ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है, ये पैरेलल टू वाई फील्ड हो सकता है और लॉन्ग टू जेड हो सकता है, डाउनवर्ड और एक्स, यानी भाई कोई भी यहाँ पे इसका वो हो सकता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस दी सेंटीपिटल फोर्स, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो प्रोड्यूस करती है सेंटीपिटल फोर्स। अब फिर यहाँ पे सन की एग्जांपल ले लेते हैं कि अब सन है ना, ये सन है, ये सन है, ये सन है, ये उसके ऑर्बिट्स है, यहाँ पे अर्थ है, ये ग्रेविटी की वजह से अर्थ को अपनी तरफ खींचता है और जो अर्थ है वो अपने ही ऑर्बिट्स में भी मूव करती है। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स के कंपोनेंट ड्रा करें, ठीक है, अगर हम फोर्स के कंपोनेंट ड्रा करें, इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देंगे। अब ये ऑर्बिट है, ये अर्थ है, अब अर्थ मूव करने की कोशिश करी है बिल्कुल इसी पाथ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसके कंपोनेंट ड्रा करूँ तो अर्थ ये सेंटीपिटल फोर्स इसको इस तरफ मूव करवाने की, यानी कि जो मोशन का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, मोशन का कंपोनेंट होगा, ए कंपोनेंट होगा जो इसको बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। जब यहाँ पे आएगी ए कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा और ए कंपोनेंट इसको इस तरफ बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, यानी कि इसका एक्सिस जो होगा, एक्सिस पॉइंट ऑफ एक्सिस ये है और जो एक्सेल ये जो ग्रेविटी है उसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन एक और फोर्स है जो इसको इस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इस तरफ जा नहीं सकती। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं फोर्स के जो अर्थ पे फोर्स, अर्थ जिस वजह से मूव कर रही है। अब अगर यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे इसकी मोशन कुछ इस तरह होगी और ये जो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा फोर्स का वो इसको इस तरफ ले करने की कोशिश करेगा, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स है वो इसको यहाँ पे अंदर ही अपने एक्सिस पे मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका कोई हमारे वैसे टॉपिक के साथ कोई लिंक तो था नहीं, लेकिन ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो है ऑर्बिट के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने पाथ पे रहने की कोशिश करेगा और सेंटीपिटल फोर्स डेफिनेटली उसको अपने पाथ पे रखेगी भी, लेकिन दूसरे उसके जो फोर्स के कंपोनेंट वहाँ पे होंगे तो वो उसको उसके पाथ से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है प्रोड्यूस सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है AC=v²/r, तो ये सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला है। तो आगे कूलम्स लॉ है, सो फ्रॉम कूलम्स लॉ, अब कूलम यहाँ पे कूलम्स लॉ आ गया। कूलम्स लॉ कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हैं डेफिनेटली वहाँ पे कूलम्स लॉ भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है कूलम लॉ, ठीक है। अब कूलम्स लॉ आ गया, कूलम लॉ का फार्मूला है 1/4πε0r² फार्मूला तो यही होता है बस। तो ये क्या है अब ये है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v² है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये r उसका रेडियस है ऑर्बिट का।
चलें, अभी तक हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके ऑर्बिट हैं, वहाँ पे वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जी वो सेंटीमीटर फोर्स होगी उसको अंदर की तरफ रखने की कोशिश करेगी और वहाँ पे टॉर्क पैदा होगा, टॉर्क का कोई असर नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिज्म नहीं हो सकती। तो अब हमारा जो असल मुद्दा है, जो असल हमारा पर्पज़ है इस टॉपिक को पढ़ने का, यह है कि भी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले है ही है ना, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में किस तरह ये एक्ट करेगा, किस तरह ये यहाँ पे डील करेगा। इफ़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, यानी कि अगर हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एटम को ले लिया, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, अब एटम को लेके उसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। अब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लेट हमने कर लेना है बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन किस तरह होगा वो मैं अभी बताता हूँ। अब हमने लेट करना है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अब मेरा प्लेन ये है, प्लेन क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑर्बिट को, तो ये मेरा प्लेन है, ये उसका रेडियस है और ये वेलोसिटी है प्लेन की v, ये r है और ये मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है -e। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये प्लेन इस तरह है, ये अगर यहाँ पे मैं एक्सिस ड्रा करूँ तो ये एक्सिस बनेंगे, तो यहाँ पे एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये इस तरह बनेगा, ये ऐसे, ये इस तरह ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। तो ये इसकी ओरिएंटेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। चले हमने मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया जी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर ले लिया। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेने से यहाँ पे क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज एन एडिशनल फोर्स। हमने पहले बात की कि इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ऑलरेडी है ही है, जिसकी जो जहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये MeV²/r, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड तो है ही है ना, ये तो अब यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज़ एन एडिशनल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के मौजूद में यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स, एक और फोर्स भी होगी, वो क्या होगी, -eV×b। फॉर द सेक ऑफ आर्मर लेट्स बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लिया और हम आगे क्या करेंगे, एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में शो करवाया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि एक और फोर्स ऐड होगी, एक और फोर्स ऐड होने से ये फार्मूला तो वैसे का वैसे रहा। तो यहाँ पे V ये न्यू वेलोसिटी है, न्यू स्पीड है, ये न्यू स्पीड है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। पहले इलेक्ट्रिकल से मूव कर रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, अब दो वेलोसिटीज ऐड आ गई हैं एट अ टाइम। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ये बी मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारे साथ सिर्फ वो ऐसे मूव कर रहा था इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V², r रेडियस आ गया। अंडर दीज कंडीशन न्यू स्पीड V इज़ ग्रेटर देन v, यानी कि अब इन न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंगली, अब इन न्यू जो हमने न्यू कंडीशंस अप्लाई की हैं, इन न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो V है वो है बड़ा। अब V कैसे बड़ा हो गया, देखें, जो V है वो तो है यूनिवर्सल फिनोमेना की वजह से। यूनिवर्सल फिनोमेना की वजह से वो मूव कर रहा है, स्टैटिक करंट नहीं जनरेट कर रहा, सिर्फ मूव कर रहा है। तो मूव करता है यानी कि उसकी वेलोसिटी है, तो यानी कि उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है।
तो जब हमने इस ऑब्जेक्ट पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने से यानी कि उसको बूस्ट कर दिया उसकी स्पीड को, तो यहाँ पे एक और वी ऐड हो गया जो कि जिसको हमने नाम दिया वी बार का। तो जब हम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, यानी कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हम लेते हैं चेंज इन डिस्टेंस। तो अब v में चेंज आया तो यहाँ पे हम लेंगे चेंज इन v यानी कि डेल v, ठीक है। तो चेंज इन v आया है, यानी कि v चेंज हुआ है, e v बार b, ये वही फार्मूला है पीछे जो हमने अभी देखा था, e v बार b इज इक्वल टू एम ई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर आर, ये उसका रेडियस है, ये न्यू वेलोसिटी है जो कि ऐड हुई है, और ये पुरानी वेलोसिटी है। तो ये असल में v माइनस वी कैसे है, ये हमने लिया चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी चेंज हुई है, कम से ज़्यादा हुई है, बढ़ी है, तो ये वहाँ से लिया है। तो इसको परेशान नहीं होना, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो अब ये फिर आ गया ई वी बी एम ई ओवर आर वी बार प्लस वी बार माइनस वी। अब चेंज इन v इज इक्वल टू ई आर बी ओवर 2m e। जब हम अच्छा, अब मैं ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि हमने ये क्यों लिया है चेंज। एज्यूमिंग द चेंज डेल v इज इक्वल टू v माइनस वी इज़ स्मॉल, ये बहुत स्मॉल सा चेंज है, कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है कि पहले वो 1 मीटर पर सेकंड से घूम रहा था और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो जी 200 किलोमीटर पे चला गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत स्मॉल, बहुत थोड़ा सा चेंज आया। तो जब हमने व्हेन बी इज़ टर्न ऑन द इलेक्ट्रॉन स्पीड्स अप, जब हम ऑन करेंगे बी, जो स्पीड होगी अप हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अप और डाउन विल बी, ये देखें कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अप और डाउन डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ बी की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। जब ओरिएंटेशन बी तब होगी ना जब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होगा, यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे, तो जब मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे तब ही बी आएगा ना। तो जब होगी नहीं तो फिर ओरिएंटेशन क्या होगी और उसका क्या कहते हैं चेंज कैसे आएगा। तो जब हम ये इसको ऑन करेंगे ना, तो ऑन करने के साथ इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। अ चेंज इन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, व्हेन बी टर्न ऑन इलेक्ट्रॉन स्पीड अप, चेंज इन ऑर्बिटल मीन चेंज इन मैग्नेटिक, कि अ चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड यानी कि ऑर्बिटल, ये ऑर्बिट है ना, इसकी स्पीड में चेंज का मतलब है कि डाइपोल मोमेंट में चेंज, जो डाइपोल मोमेंट है उसमें चेंज आएगा। यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है को हमने m से शो किया था ना प्रीवियस सेशन में। तो अब मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ डेल m, ये आ गया मेरे पास। तो डेल्टा m इज इक्वल टू -1/2 e डेल्टा वी आर जेड आ गया। अब नोटिस करें द चेंज इन m, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बुक से थोड़ा सा कंसर्न करवाता हूँ। ये देखें, आपने थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें ये सेकंड पेज पे, ये देखें, नोटिस दैट द चेंज इन m, जो m में चेंज है इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ b, यानी कि जो m में इसमें ये जो चेंज आ रहा है डेल्टा m मैग्नेटिक डाइपोल में, ये मैंने ऐड किया था लेकिन वहाँ पे ऐड नहीं हुआ। अ चेंज इन ऑर्बिटल स्पीड मीन अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट में जो ऑर्बिटल स्पीड में चेंज आ रहा है इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट में भी चेंज होगा। जो कि डाइपोल मोमेंट को हमने m से डिनोट किया, तो यहाँ पे डेल m ले लिया। तो उसका हमने फार्मूला प्रीवियस सेक्शन में क्या पढ़ा देखा था, जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला था m इज इक्वल टू यहाँ पे जी 1/2 RZ, ERZ। तो यहाँ पे ये वही
डाइपोल मोमेंट आ गया। -1/2 माइनस क्या है, माइनस शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। 1/2 ई माइनस को बाहर ले लिया। ये चेंज इन जब m में चेंज हो रहा है यानी कि ऑर्बिटल स्पीड, ये ऑर्बिटल स्पीड है ना, ये वही स्पीड है ऑर्बिटल स्पीड। RZ आ गई, तो आगे क्या आ गया, E² R² 4me mass ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नोटिस करें कि चेंज इन m, जो m में चेंज आ रहा है इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ b। यानी कि अब अगर यहाँ से देखें कि अगर मेरे पास जो b है मैग्नेटिक फील्ड है इसमें है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो उसके ऑपोजिट होगी, इस तरह होगी। तो एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है सर्कलिंग द अदर वे वुड हैव डाइपोल मोमेंट पॉइंटिंग अपवर्ड, यानी कि पॉइंट जो है वो उसको अपवर्ड किया हुआ था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। इस तरह प्रीवियस यहाँ पे सेक्शन में पिक्चर में जहाँ मैंने पिक्चर ड्रॉ की थी कि हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिया था उसको। तो चलें अब हम देखते हैं कि भी डायामैग्नेटिज्म का जो फिनोमेना है वो किस तरह आकर होता है, वो उसका क्या फिनोमेना है, क्या टर्मिनल मैकेनिज्म है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए ईच एटम पिक्स अप अ लिटल एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट। यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, एक्सटर्नल बी आ गया, वो बे हो सकता है इन टू द पेज हो, आउट टू द पेज हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है। अब वहाँ क्या कर रहा है, एटम पिक्स अप अ लिटल एक्स्ट्रा डाइपोल। हर एटम क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट पिक करेगा। एक्स्ट्रा का क्या मतलब कि एक तो उसके पास इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस की वजह से था, जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा और डाइपोल मोमेंट आ गया, वो पिक करेगा। एंड दीज इंक्रीमेंट्स आर ऑल एंटी पैरेलल टू द फील्ड। ये एंटी पैरेलल होंगे। पैरेलल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं ना पैरेलल, और एंटी पैरेलल क्या होंगे, ये एंटी पैरेलल हो गए। तो इस तरह ये मूव करेगा, मोशन होंगी इसकी। दिस इज़ द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डायामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो रहा था, हमें मैग्नेटिज्म के टाइप्स पढ़ेंगे ना, डाया, पैरा और फेरो। तो पैरामैग्नेटिज्म तो हमने बता दिया कि पैरामैग्नेटिज्म ये स्टॉर्क की वजह से होती है। तो बट डायामैग्नेटिज्म किस वजह से होती है, डायामैग्नेटिज्म होती है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो एटम होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से पहले ही उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वो और एडिशनली पिक कर लेता है वहाँ से। तो एडिशनली पिक करने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो बूस्ट अप हो जाती है और वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करने लगते हैं। तो अगर आप वहाँ पे डायामैग्नेटिज्म की स्ट्रक्चर पिक्चर देखें तो उसमें पता लग जाएगा कि जो उसमें जो मोमेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किस टाइप का होता है। तो इस मैकेनिज़्म की वजह से डायामैग्नेटिज्म का जो फिनोमेना है, जो टर्म है, वो ये ली जाती है इसी वजह से। तो ये जो सारा जो भी हमने देखा ये इफ़ेक्ट था मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें तो एटॉमिक ऑर्बिट पे वो किस तरह असर करेगी। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो ये सारा कुछ हमारे पास सामने आ जाता है। तो ये किसी भी एटम की हम चेक कर सकते हैं। तो यही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।